मोशन, सेकंड है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दोनों को मिला के 13 मार्क्स की वेटेज है और दोनों ही आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मतलब आप मोशन पढ़ोगे तब आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन समझ में आएगा और वो ही आगे वर्क एनर्जी पार्ट में कंटिन्यू होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में होती है मोशन। मोशन का मतलब वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए। बहुत दूर दूर की भी बात नहीं होती है, मतलब हार्डली अगर आप छोटी सी डिस्टेंसेस भी कवर कर लेंगे तो भी आप मोशन कर रहे हैं। और या फिर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाए, ऐसे को हम लोग बोलते हैं मोशन होना। और हमारे पास में बहुत अलग अलग टाइप्स की मोशन हैं। ओवरऑल अगर हम मोशन को क्लासिफाई करें तो बहुत सारी मोशंस हैं, बट हमको सिर्फ दो टाइप की मोशंस की बात करनी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, और दूसरी हमको बात करनी है इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव करेगा। ओके, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब तो हमको समझ में आ ही गया हेडिंग का। अब होती क्या है इसके अंदर, क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कैट का। ये 9 AM एक प्लेस पे थी और ये चलते चलते 9:30 पे दूसरे प्लेस पे चली जाती है। दैट मीन्स ये टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई। जब टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कैट ने मोशन करा है। अब ये तो हुआ टाइम का कॉन्सेप्ट। अब सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास के रीजन के अराउंड या फिर कोई आसपास के ऑब्जेक्ट के अराउंड भी अपनी पोजीशन को बदलेगा तो मोशन ऐसे में सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में होगी। अब सपोज कर लो ये कैट एक रूम के अंदर थी। रूम के बाहर से किसी को पता नहीं पड़ेगा कैट मूव कर रही है, क्योंकि अगर रूम के बाहर आप खुद खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कैट तो रूम के अंदर है। तो आपके लिए कैट कैसी है? स्टेशनरी है, एक जगह पे फिक्स्ड है, क्योंकि वो रूम के अंदर है। बट कैट अंदर रूम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर कर रही है, घूम रही है। सो दैट मीन्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, मतलब इस रूम के ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में कैट क्या कर रही है? मोशन कर रही है। सो ये मतलब होता है मोशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। सपोज करो आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने को पैसेंजर के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में हो, बट ग्राउंड से कोई पर्सन आपको खड़ा होकर अगर देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, मतलब मोशन करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, मैंने लिखा हुआ है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। मतलब आपको ऑलरेडी इनका वर्ड का मीनिंग पता है। ओरिजिन जहां से किसी भी चीज की शुरुआत होगी, डेस्टिनेशन जहां तक वो चीज पहुंचेगी। ओरिजिन को ही हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, और डेस्टिनेशन को हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, जहां तक ऑब्जेक्ट चल के जाता है। अब इन दो चीजों को दिमाग में रखना, आगे की चीजों में बहुत ज्यादा काम में आएंगी। अब पहली क्वांटिटी जिसकी हम स्टडी करते हैं वो होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस को जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पसंद आता है तो आप डी से भी रिप्रेजेंट कर देना, कोई मना नहीं करेगा। अब डिस्टेंस क्या होती है? किसी भी मोशन के अंदर टोटल पैथ जितना कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है। और सेकंड, इसके जैसी ही एक और क्वांटिटी आती है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम जनरली स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ मोशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, या फिर जनरल टर्म्स में इसको सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ लिख दिया जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का भी सेंस इंक्लूड हो जाता है। अब स्केलर और वेक्टर के लिए हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है। इन दोनों की ही दूसरी यूनिट जो हम लोग जनरल डेली लाइफ में काम में लेते हैं वो है किलोमीटर। ठीक है। कई लोग माइल्स काम में लेते हैं, फिट में भी आप इसको ले सकते हो, मिलीमीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में। तो ये सारी यूनिट्स इसी की हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। जो लेंथ की यूनिट होती है वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, और अनादर जो हम इंडिया में जनरली दूसरी यूनिट काम में लेते हैं वो होती है किलोमीटर। ऑलराइट। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सपोज करो हमारे पास में एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और स्क्वायर है तो सारी साइड्स का मेजर सेम है। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एक पर्सन है जो कि ए से चलना शुरू कर रहा है, मतलब ए इसकी ओरिजिन है, और ये ए से बी तक जाकर इस वॉल के अलोंग चल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ए से बी तक गया
और फिर बी से सी तक चला गया। ऑलराइट, सो अब इस केस में हमको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ओरिजिन तो ए हुआ बट डेस्टिनेशन क्या हुई, सी। तो ओरिजिन को मैं इनिशियल पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं जनरल सिंबल्स लगा रहा हूं यहाँ पे। ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और सी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। ऑलराइट, तो अगर डिस्टेंस हम लोग इसकी लें तो कितनी आएगी, सिंपली आपको टोटल पाथ ऐड कर देना है। सो डिस्टेंस विल बी ए से बी, दैट मीन्स ए बी, और साथ ही साथ बी से सी, दैट मीन्स बी सी। सो ये कितना हो जाएगा, 100 + 100, दैट मीन्स 200 मीटर। सो ये तो था डिस्टेंस की बात, आसान सी बात है, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है कि आपको इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है, मतलब स्ट्रेट लाइन के अबाउट। डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है डायरेक्ट कनेक्शन वाली, इसी की लेंथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको सिर्फ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है और इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC के अंदर AC हमको फाइंड आउट करना है, AC हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहां पे AC क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एक पूरा फील्ड स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे हाइपोटेनियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन, दैट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या यूज में लिया है, पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, सो AB और BC की वैल्यू हमारे पास में इक्वल है 100 मीटर्स, इनको पुट कर देते हैं। सो इट विल बी 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, और मुझे AC निकालना है। AC के स्क्वायर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहां से मैंने रूट लगा दिया। सो AC विल बी रूट 100 का स्क्वायर विल बी 10,000, अनदर 100 का स्क्वायर 10,000। सो AC हमारा कितना आ जाएगा, रूट में 20,000। अब रूट में 20,000 को सॉल्व कैसे करेंगे, √2 को आप अलग कर दो, 10,000 को अलग कर दो, क्योंकि जब भी आपको पेयर में चीजें मिलती है, मतलब पेयर में जीरोस भी मिल रहे हैं अगर मुझे, तो उनके हाफ बाहर निकल जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे 2 पेयर्स में जीरोस मिल रहे हैं, तो मेरा 1 पेयर ऑफ जीरोस बाहर चला जाएगा, मतलब 100 बाहर चला जाएगा, और बचा कितना, √2। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 100 √2 मीटर। अब अगर आपको √2 की वैल्यू ध्यान है तो आप √2 की वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हो, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। सो मैं सिर्फ 1.41 ले रहा हूं। सो 100 इंटू 1.41 कितना हो जाएगा, 141 मीटर अप्रॉक्स, बिकॉज हमने रूट सॉल्व करा है। सो ये था फर्स्ट एग्जांपल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमने दोनों निकाल ली इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एक सर्कुलर फील्ड अज्यूम कर लिया है जिसका डायामीटर 100 मीटर है। अब सपोज करते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसके डायामीटर के अलोंग कोई रनिंग कर रहा है, और वो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और B पॉइंट तक जा रहा है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, A, और फाइनल पॉइंट विल बी B। तो इसमें हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फिर से। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी सेमी सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कमफेरेंस का हाफ, बिकॉज ही इज रनिंग अराउंड दी सर्कमफेरेंस। जो ये सर्कुलर पाथ है ये सर्कमफेरेंस ही तो है, और सर्कमफेरेंस का टोटल सर्कमफेरेंस का हाफ है। अब सबसे फर्स्ट थिंग जो हमको रिक्वायर्ड है, इस पूरे सर्किल की रेडियस। ठीक है, सर्किल का डायामीटर हमको गिवन है 100 मीटर, सो इट्स रेडियस विल बी 100/2, दैट मीन्स 50 मीटर। एंड सर्कमफेरेंस जो होती है टोटल, वो होती है 2πr, पर हमको निकालनी है सेमी सर्कमफेरेंस, तो इसका 2πr का हम लोग हाफ कर देंगे। ऑलराइट, सो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, πr। पाई की वैल्यू 22/7 अब तक आप काम में लेते थे, बट अब आप इसको 3.14 भी काम में ले सकते हैं। सो 3.14 जब आप 22/7 को सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3.14 आता है। ठीक है, इंटू 50, इसको हटा दीजिए, नीचे 100 लग गया, 50 से ये 2 टाइम्स कैंसिल 100, सो 314/2, 157 मीटर। ये भी अप्रोक्स में आ रहा है बिकॉज हमने पाई की वैल्यू पुट करी है। जब भी पाई की वैल्यू पुट करेंगे या रूट में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर अप्रोक्स में आते हैं, बिकॉज ये लोग सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है।
अब अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये ए से बी तक, और ए से बी तक स्ट्रेट पाथ से अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मुझे डायामीटर खुद ही दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन होती है ये, ठीक है। तो डायामीटर की लेंथ कितनी, 100 मीटर, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है 100 मीटर। सो एकदम आसान है डिस्प्लेसमेंट निकालना इस केस में। अब हम थोड़ी सी कहानी को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं। क्या होता कि ये पर्सन ए से बी तक नहीं जाके पूरा राउंड लेके ए से फिर से घूम के ए तक आता, तो ऐसे में डिस्टेंस कितनी निकलती, ऐसे में डिस्टेंस निकलती कंप्लीट सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई आर ही हमको निकालनी पड़ती। सो डिस्टेंस क्या हो जाती, जस्ट जो मैंने पहले 157 निकाल दिया था हाफ, तो उसका डबल हो जाएगा। सो 314 मीटर, ये तो इसकी डिस्टेंस हो जाती है। पर इस केस में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या आता, देखो ए से स्टार्ट करा और ए पे ही आके रुक गया, मतलब इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए। अब यहां से यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बिकॉज जब हमने यहां से शुरू करा ए से और दोबारा हम लोग ए पे ही आके रुक गए हैं, तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कुछ बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0, और आगे आप यूनिट लगा देंगे मीटर। सो अभी तक हमने जिन चीजों को पढ़ा उनसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व करा। फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस जो होता है टोटल पाथ कवर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव में रहती है, मतलब हमेशा ऐड होती है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतना ही ऐड होती जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो। अगर हम उल्टे चल के आएंगे, जिस पैथ के अलोंग हम लोग जा रहे थे, सपोज करो हम लोग पहले ए से बी के अलोंग जा रहे थे, और अगर हमारा मूड चेंज हो गया, हम बी से ए की तरफ चलने लगे, तो जितना आप उल्टा चलेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। और सबसे खास बात, हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर हम घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाएं, सपोज करो एक रॉकेट अर्थ से लॉन्च हुआ, वो पूरा मून का एक चक्कर मार के वापस उसी पॉइंट पे आके लैंड हो गया, तो उसने डिस्टेंस तो बहुत सारी कवर करी है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, 0, बिकॉज उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, सिंपल। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी पे चल रहे हैं, जो कि है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, या फिर कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, 8th क्लास में पढ़ा था। अब ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों हुई, क्योंकि डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड की बजाय हम लोग अब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले सेकंड को हम लोग ऊपर ले गए तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई, तो इसको इंडेक्स नोटेशन बोलते हैं। हालांकि आपके 9th क्लास के लेवल पे ये भी रिप्रेजेंटेशन सही है अगर आप अपॉन में यूनिट्स रखते हो, बट आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में इस तरह से यूनिट्स को रखना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग अभी से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पीड के लिए कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल मैंने डाले हुए हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। A car covers 300 meters in 2 minutes. That means हमारे पास में जो इसके डिस्टेंस दे रखी है which is 300 मीटर एंड टाइम गिवन इज 2 मिनट। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कोई भी चीज दे रखी है, जैसे डिस्टेंस हमको मीटर में दे रखी है, सो इट इज मस्ट कि टाइम हमारा किस में हो, सेकंड में। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड्स। अब हम लोग हमारी स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज 300 एंड टाइम इज 120 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। वापस 3 से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब मैंने डिस्टेंस ले रखी है किलोमीटर में, टाइम मैंने दिया है आर में। अब ये क्या होता है, जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में होती है तो उसके साथ में टाइम आर में होना चाहिए। ये हमारी वो स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं। अब हमारे जो व्हीकल्स होते हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर जो स्पीड मेंशन होती है वो kmph में होती है। कभी भी आप अपने गाड़ी में लगे हुए मीटर को देखना, स्पीडोमीटर को,
वहां पे जो स्पीड की यूनिट होती है वो kmph होती है, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर। तो ये भी यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इसको पूरी दुनिया में फॉलो नहीं किया जाता। सो हम लोग डायरेक्टली काम में ले सकते हैं, डिस्टेंस इज 80 किलोमीटर, टाइम इज 5 आवर, सो स्पीड ऑफ द कार विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 80/5, कैंसिल आउट करा हमने इसको तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। पर के लिए मैंने इनवर्स लगाया है। ऑलराइट, अब क्या हो कि आपको यही आंसर मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम लोग डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड्स होती हैं उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर पर सेकंड में निकली हुई स्पीड्स को किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंडा क्या होता है, हमको पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और हमको पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। सो टेक्निकली 1 आवर में कितने सेकेंड हो गए 3600 सेकेंड्स। अब अगर मैं लिखूं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 1 किलोमीटर 1 आवर है, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर है, नीचे भी 1 आवर ही चलेगा इसलिए मैंने 1 किलोमीटर 1 आवर बोला, तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, यहां पे मैंने 1000 मीटर लिख दिया क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और नीचे भी 1 ही है यहां पे। सो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब जब मैं इनको कैंसिल करूंगा ऊपर नीचे 2 से तो ये बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसी का अगर मैं उल्टा करूं कि 1 मीटर पर सेकेंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल सामने मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहां पे शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप जो भी क्वांटिटी दे रखी, सपोज करो आपके पास में x किलोमीटर पर आवर है, तो आप उस x क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सपोज कीजिए आपको x स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में और आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम सिंपल। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमको सपोज करो जो मैंने निकाला था किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए बोला जाता, तो कैसे करा जाता है इसको, क्योंकि ये 16 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी मेरी क्वांटिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। अब कैंसिल आउट करके देखते हैं इसको। 2 से कैंसिल करा, यहाँ पे 8 आ गया, 2 से कैंसिल करा, यहाँ पे 9 आ गया, 8 5 जा 40, तो 40/9, 9 4 जा 36, अगेन 9 4 जा 36, अगेन 9 4 जा 36, तो 4.44 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से आप किसी भी स्पीड को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑलराइट, अब हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप ये समझिए कि ये भी एक तरह की स्पीड ही है, बट ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड होती है, मतलब स्पीड है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन, और इसको निकाला कैसे जाता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। खास बात क्या है कि ये स्पीड है और साथ में डायरेक्शन आ गई, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है और फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टाइप ऑफ द मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब स्पीड के बेसिस पे दो तरह की मोशन होती है, पहली होती है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन दी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब खास बात क्या होती है कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड वेरिएबल होती है। ऑलराइट, अब मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है जिसके अंदर मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंट जगहों पे स्पीड निकाल के आपको बता रहा हूं कैसे दोनों की स्पीड वेरी करेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिंपल सा एक चार्ट बना रखा है मैंने, नीचे टाइम है, ऊपर डिस्टेंसेस है। अब मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी यूनिफॉर्म मोशन की कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो नीचे की तरफ मैंने ये 5 सेकंड के इंटरवल ब्रेक कर रखे हैं और हर 5 सेकंड के इंटरवल में आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये 10 मीटर के डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब सपोज करो मैं इन इंटरवल्स को इस तरीके से नाम दे दूं, ये मेरा O से A है, सेकंड इज A टू B। एक सेकंड मैं ऊपर लिखता हूं, यहां पे क्लियर नहीं दिखेगा, ये O, ये A, ये B, ये C, ये D। तो ये अलग अलग इंटरवल हो गए। पहला इंटरवल हो गया O से A, दूसरा इंटरवल हो गया A से B, थर्ड इंटरवल B से C एंड फोर्थ इज C टू D। तो सबसे पहले मैं स्पीड निकालता हूं बिटवीन O एंड A। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको दिखाई दे रही है 10 मीटर, टाइम इज 5 सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड आ गई है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन मैं A से B की निकालूं तो A से B की स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से डिस्टेंस 10 है, टाइम 5 है, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम लोग B से C की बात करें तो B से C में भी डिस्टेंस 10 है, टाइम 5 है, तो फिर से स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट अगर हम C से D की बात करते हैं तो फिर से डिस्टेंस 10 है, टाइम 5 है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरी जर्नी में स्पीड कांस्टेंट रही। और इनफैक्ट अगर आप इस पूरी जर्नी की टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भी डिवाइड करेंगे तो भी स्पीड यही आएगी, करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और उनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिसका कि एविडेंस हमारे पास में आ गया। अब इसका उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंटरवल ऑफ टाइम अगर इक्वल भी है तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं करेगा, या फिर इस डेफिनेशन को आप उल्टा भी घुमा सकते हो कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। ऑलराइट, पर मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने टाइम के इंटरवल्स को इक्वल लिया, 5 सेकंड के मैंने इंटरवल्स लिए टाइम के, और डिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रही है अलग अलग है। अब वापस मैं इनको भी पॉइंट्स दे देता हूं कि ये कौन कौन से पॉइंट है, O, A, B, C, D। तो मेरे ये सारे इंटरवल्स में ब्रेक डाउन हो गए। अब सबसे पहले हम SOA निकालते हैं, मतलब O से लेके A इंटरवल की स्पीड। डिस्टेंस आप देखेंगे 5 आ रही है, टाइम 5 आ रहा है, दैट मींस स्पीड हमारी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हम लोग बात करते हैं A से B के स्पीड की। डिस्टेंस इस बार 15 मीटर है, टाइम 5 सेकेंड है, तो स्पीड आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड हम लोग बात करते हैं B से C की। अब B से C में देखिए डिस्टेंस 0 है, मतलब ये चला ही नहीं, ये वहीं पे रेस्ट में रुक गया। ठीक है, इसने ब्रेक ले लिया। 0/5 दैट मींस स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और C से D की अगर हम बात करें तो स्पीड आ जाएगी 10/5, अगेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला यहां से कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बिकॉज ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसकी स्पीड भी वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब जो कि चेंज करती है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग होती है, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, जबकि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं आता। अब पोजीशन टाइम ग्राफ आप कैसे बनाते हो, आपको टाइम लेना है हमेशा एक्स एक्सिस पे, पोजीशन लेनी है हमेशा वाई एक्सिस पे। अब मैंने जैसा डेटा ले रखा था वैसे ही मैंने नीचे टाइम ब्रेक कर दिए 5, 10, 15, 20, 25 और ऊपर 10, 20, 30, 40, 50। अब जो हम लोगों ने ऊपर डेटा लिया था उसकी हेल्प से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट 5 सेकंड में ये 10 मीटर पे पहुंच रहा है, नेक्स्ट 5 में 10 और मतलब 20 पे पहुंच जाएगा, उसके नेक्स्ट 5 में 10 और मतलब 30 पे पहुंच जाएगा, उसके नेक्स्ट 5 में 10 और मतलब ये 40 पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग ये पोजीशंस रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर, और हम लोग ने पॉइंट्स भी अज्यूम कर लिए थे तो हमारा और भी काम आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 में ये यहां पहुंच रहा है, ठीक है, जिसको मैंने A बोला था पॉइंट। नेक्स्ट 5 मीटर में इसने 10 मीटर और कवर करा, मतलब ये यहां पे पहुंच गया B पॉइंट पे। नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने 10 मीटर और कवर करा, मतलब ये यहां पहुंच गया C पे। और नेक्स्ट 5 सेकंड में इसने 10 मीटर और कवर किया, दैट मीन्स ये यहां पहुंच गया D पे। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमको जो ग्राफ देखने को मिलेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। और यही खास बात होती है यूनिफॉर्म मोशन की कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। और पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना इस बात को भी दिखाता है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन अभी तक हमने नहीं करा है कवर, अभी आगे जाके एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अपने दिमाग में रखना कि जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो दैट मींस मोशन यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, इन चीजों को दिमाग में रिलेट करके रखना। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए एक बार डेटा को हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट 5 सेकंड में ये 5 मीटर चल रहा है,
सो फर्स्ट 5 सेकंड में ये 5 मीटर चला, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट फर्स्ट 5 सेकंड में यहां कहीं पहुंच जाएगा। सो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 15 मीटर चला, तो 5 से 15 ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाएगा, 20 पे, मैंने इसको बी बोल दिया। नेक्स्ट 5 सेकंड में मुझे ध्यान है ये चला ही नहीं था, मतलब ये 20 मीटर दूर ही दिखाई देगा हमको, कहां से, इनिशियल पॉइंट से या ओरिजिन से, इसको हमने सी बोल दिया। और लास्ट 5 सेकंड में इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, मतलब 20 से 30 पहुंच जाएगा ये, तो इसको हमने डी मार्क कर दिया। अब जब हम इसके ग्राफ को ज्वाइन करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमको साफ साफ दिखेगा कि यहां पे हमको स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलती, बल्कि ग्राफ कैसा भी हो सकता है एक्सेप्ट द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के ग्राफ कैसा भी बन सकता है। सो ये दिखा रहा है कि ये मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप ये भी ध्यान रखना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ में हो रहा है, ठीक है, आगे और टाइप के भी ग्राफ्स आने वाले हैं, ये कहां हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ में। सो पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का इसी तरीका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी बनता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन भी होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये हम बाद में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, अब एग्जांपल्स क्या होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के, जैसे कि हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब आप क्लॉक के हैंड्स को देखेंगे या वॉच के हैंड्स को देखेंगे तो वो एकदम सेम डिस्टेंस कवर करते हैं हमेशा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर वो नहीं करते हैं तो हम टाइम गलत देखते हैं आज तक, ठीक है। या फिर प्लैनेट्स, कि जैसे अर्थ का एग्जांपल लेता हूं, अर्थ 365 डेज और 6 आवर्स के अंदर सन के अराउंड घूमती हुई वहीं आ जाती है जहां से उसने शुरुआत करी थी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो हमारे एवरीडे के सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो साइकिल लेके या बाइक निकल के, तो कैसे आप रोड पे ब्रेक लगाते हुए कभी स्पीड बढ़ाते हुए चलते हो। सो वो सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड। अब इस कॉन्सेप्ट की जरूरत कहां पड़ी, अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में तो पूरी जर्नी की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बदलती रहती है। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर जैसे हम लोग मोशन करते हैं, सपोज करो कोई रोडवेज की बस है या फिर कोई इंडियन रेलवे की ट्रेन है, वो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव नहीं होती, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव करती है। तो उनकी स्पीड कैसे निकाली जाएगी, तो उन्हीं की स्पीड निकालने के लिए फंडा है एवरेज स्पीड का। आपको कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करिए किसी ऑब्जेक्ट ने वो लीजिए, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एकदम सिंपल सा फंडा है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जहां जहां पे स्पीड दिखाई देता है वो सब स्केलर क्वांटिटीज होती है, और इसकी ऐसा यूनिट भी सेम होती है स्पीड जैसी, मतलब या तो मीटर पर सेकंड काम में आएगी या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन ऑफ द वेलोसिटीज, सिंपल। अब मीन कैसे निकलता है, सपोज करो आपको दो वेलोसिटीज दे रखी हैं, ठीक है। आपको एक वेलोसिटी दे रखी है u और दूसरी वेलोसिटी दे रखी है v, कि ऑब्जेक्ट की इतने टाइम तक तो वेलोसिटी u थी, फिर उसकी वेलोसिटी v हो गई। अब इनका मीन कैसे निकलता है, बिकॉज दो वेलोसिटीज हैं तो दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया, यही एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट भी ऐसे करते हैं, ऊपर बार लगा के, और बार जहां भी लगाया जाता है उसका मतलब वैसे मीन ही होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब किसी भी इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी दे रखी है ऑब्जेक्ट की, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल दैट मींस वहां पे टाइम जो था वो 0 था, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, तो थर्ड सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो थर्ड सेकंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपल है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, साथ ही साथ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। A man covers 50 meter in 3 seconds and 30 meters in 3 seconds. A man covers 50 meters in 5 seconds and 30 meter in 3 seconds. Find his average speed. अब एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है। सो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ऐसी एक लाइन बना लीजिए। अब इस लाइन के अंदर आप ये रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये कैसे कैसे मूव किया है। तो एक तो ये 50 मीटर चला, तो 50 मीटर का पोर्शन मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं, और बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, 30 मीटर का, ठीक है। अब ये जो पोर्शन था फर्स्ट वाला, ये मैंने कह दिया कि ये डिस्टेंस है इसकी 50 मीटर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो है 30 मीटर का, मतलब
इतना पोर्शन, ठीक है। सो मेंशन कर देते हैं, दिस इज 50 मीटर, दिस इज 30 मीटर। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, ये कहलाया पॉइंट बी, ये कहलाया पॉइंट सी। ऑलराइट, अब टाइम कितना दे रखा है 50 मीटर इन 5 सेकेंड, तो ए से बी तक जाने में इसने 5 सेकेंड लगाया और 30 मीटर जाने में इसने 3 सेकेंड का टाइम लगाया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स हैं, ठीक है। सो ये जो मोशन कर रहा है इसको हम एवरेज स्पीड से सॉल्व करेंगे। अब आपको एक और चीज बताता हूं मैं, जब भी आपको इस तरह का सिनेरियो दे दिया जाए तो आप सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये क्या यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है कि या नहीं है, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले मैं एस के ऊपर बार लगा देता हूं, इसका मतलब एवरेज हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 प्लस 3। सो हमारे पास में न्यूमरेटर में आ गया 80, डिनोमिनेटर में आ गया 8, कैंसिल आउट कर दीजिए, स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको एक खास बात बताता हूं कि इस क्वेश्चन में मैंने इन दोनों ही जगहों पे स्पीड सेम ली हुई है। नहीं अगर यकीन होता तो करके देख लो, ठीक है। और मैं सॉल्व इसको कर रहा हूं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से। तो वही जो मैंने अभी चीज बोली थी कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन एवरेज स्पीड का है कि नहीं है, आपको तो एवरेज स्पीड लगा देना है जब भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस दे रखी हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स दे रखी हो। आसान। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एवरेज स्पीड का ही। While going from home to school, speed of Abdul is 30 km per hour and while coming back his speed is 20 km per hour. Find his average speed. अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्टेंसेस भी मेंशन नहीं करी हुई है और टाइम भी मेंशन नहीं करा हुआ है, सिर्फ घर से स्कूल जाने के स्पीड और स्कूल से घर वापस आने की स्पीड दे रखी है और हमसे बोला गया है कि हमको एवरेज स्पीड निकालनी। तो ट्रिक सेम है, आपको जो भी डेटा दे रखा होता है उसको ऐसे आप लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। मानिए कि ये इसका होम है और ये इसका स्कूल है। अभी जब घर से स्कूल जा रहा था, मतलब होम टू स्कूल, तो इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, जिसको कि मैं S1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर। और जब ये स्कूल से घर रिटर्न कर रहा है तो इसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको S2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब सिर्फ स्पीड के बेसिस पे मैं एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकता। अब कुछ बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि ये दोनों स्पीड्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज ऐसा एवरेज वेलोसिटी में होता है, ना कि एवरेज स्पीड में। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको डिस्टेंस सोचनी पड़ेगी। अब घर से स्कूल, बेसिक लॉजिक लगाइए, घर से स्कूल जितना दूर है उतना ही तो स्कूल से घर दूर है, सिंपल लॉजिक है। तो दैट मीन्स ये कितना दूर गया, जाते टाइम पे ये x मीटर या x किलोमीटर की डिस्टेंस पे गया और वापस आते टाइम पे भी इसकी डिस्टेंस कितनी हुई, x किलोमीटर। और हमको डिस्टेंसेस मिल चुकी है, इनके बेसिस पे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 पोर्शन कर रहा हूं, एक मैं इसकी जर्नी 1 ले रहा हूं होम टू स्कूल, और सेकंड पोर्शन में मैं इसकी सेकंड जर्नी ले रहा हूं स्कूल टू होम, स्कूल टू होम। अब होम से स्कूल में इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मैंने बोल दी x किलोमीटर, साथ ही साथ हमको स्पीड दे रखी थी, स्पीड को मैंने बोल दिया S1, उसका साइन है, S1 उसका सिंबल मैंने लिया है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यहां से मुझे घर से स्कूल की टाइम मिल जाएगा, घर से स्कूल तक जाने का टाइम क्या हो जाएगा, इसको मैं टाइम को T1 कह रहा हूं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम कितना बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट विल बी x बाय 30 और r में क्यों आया, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में थी और स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी, तो टाइम ऑटोमेटिकली r में आएगा। सेम टू सेम प्रोसेस हम स्कूल टू होम के लिए करते हैं। देखो स्कूल से घर आने की डिस्टेंस भी सेम ही है, x किलोमीटर। स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड मैंने बोल दी थी S2 विच इज 20 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम फिर से वही फॉर्मूला लगेगा T2, दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज x और स्पीड इज 20, सो टाइम हमारा कितना आ गया x बाय 20 आर। अब आप लोग डायरेक्टली इस पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास में जाने की डिस्टेंस और वापस आने की डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको पता पड़ गई है।
आपको फर्स्ट जर्नी का टाइम और सेकंड जर्नी का टाइम भी पता पड़ गया और फॉर्मूला आपको पता है कि एवरेज स्पीड कैसे रिप्रेजेंट होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। सो एस बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब स्कूल तक जाने की डिस्टेंस और स्कूल से घर आने की डिस्टेंस दोनों ही एक्स है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा x/30 प्लस x/20। अब ऊपर हमारे पास में क्या बन गया 2x, और नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर के भी, डिनोमिनेटर का हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 60 आया, ठीक है। 30 वाली साइड पे ऊपर 2 जाएगा तो ये बना 2x, और 20 वाली साइड पे यहाँ पे 3 जाएगा तो ये बन गया 3x। इस 60 को आप न्यूमरेटर में सेंड कर दीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सीधा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। सो एस बार कितना आ जाएगा, दैट विल गिव अस 120x अपॉन 5x। अब आप ये सोच रहे होंगे काफी देर से कि x हमने डाल तो दिया, बट इसका क्या होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 120 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, 5 जा 120, सो एवरेज स्पीड विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। आसान।